नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मैत्री पुष्पा की लिखी कहानी कृतज्ञ। सारी रात अनुपम सो नहीं सके। हालांकि सोते समय उन्होंने लार पोच की गोली ली थी। वे जानते थे कि नींद आना संभव नहीं। चिंताओं के बवंडर मस्तिष्क को मथने पर निरंतर आमादा हैं। दवा ने प्रभाव नहीं दिखाया। वे पलक झपकाने को तरस गए। यदि कल रुपया नहीं मिल पाया तो पूरा भुगतान जमीन के मालिक को नहीं कर पाए तब पूरा 25,000 अग्रिम राशि का मारा जाएगा। जीवन भर की कमाई से ले देकर वह जमीन खरीदने की सोची थी, वह भी हाथ से जाती रहेगी। लगभग रात के 3 बजे नींद की एक गोली पानी के साथ और निगल ली। तुम सोते क्यों नहीं? सवेरे फिर जल्दी उठकर चलना है। कार ड्राइव करनी है तुम्हें, वसुधा औंधियाए स्वर में बोलकर फिर गहरी नींद में सो गई। वे मुंह अंधियारे ही चल दिए। साथ में वसुधा थी। बैंक खुलने के समय से पहले ही पहुंचने की हड़बड़ी में उन्होंने कई बार कार हाई स्पीड पर चलाई और मथुरा यथा समय पहुंचने में सफल हो गए। शनिवार का दिन था। बैंक में केवल 12 बजे तक पैसे का लेन देन होता है। दिल्ली में ही प्रबंध हो गया होता तो ये मारा मारी न मचती। वे झुंझला उठे। अपने मित्रों पर भारी क्षोभ था जो कहकर भी मुकर गए। असमर्थता में दांत निपोर उठे, वह भी ऐन वक्त पर। मथुरा बहुत दिन बाद आए थे। रिक्शे, साइकिल और रेहड़ियों के उफनते सैलाब में चलने की आदत छूट चुकी थी। अनुपम को आपस में भिड़कर कार निकालना दुष्कर था और बेहद खतरनाक भी। लोगों की छोटी छोटी लापरवाही पे वे अनायासी उबल पड़ते। साले देख कर नहीं चलते। ट्रैफिक डिसिप्लिन है ही नहीं यहाँ। वसुधा ने कुछ कहना नहीं चाहा। व्यर्थ ही तन्मयता में व्यवधान पड़ता। इस मटमैले पुराने उजड़े खंडहर से शहर में वे कैसे रहा करते थे, सोच नहीं पा रहे थे। खैर, एक कोने में कीचड़ के ढेर को बचाकर नरम मुलायम सफ़ेद खरगोश सी मारुति संभाल कर खड़ी कर दी। 2 बार पीछे को लौट कर स्थान का मुआयना किया, फिर आश्वस्त होकर आगे बढ़े। पुराने गोलाकार किले नुमा द्वार से बैंक के भीतर प्रवेश किया। वसुधा को एक स्थान पर खड़ी रहने का आदेश दे गए और स्वयं एक सीट से दूसरे पर झपटके से फिर रहे थे। हर बाबू के पास जा जाकर अपनी व्यथा उगल रहे थे। आप तो बैंक की हालत देख रहे हैं साहब। इमारत बन रही है, रजिस्टर फाइलें सब उलट पुलट हो गई हैं। सीट पर बैठे सज्जन ने चल रहे काम की ओर इंगित किया। टूटी फूटी इमारत, कुछ एक कमरों में सिमटा बटुरा पूरे बैंक का असवाब, ईंटों तथा सीमेंट में पड़ा धरातल, राज मजदूरों की कन्नी तसला बालू रेता के साथ एक होती भुड़बुड़ी देहें। ऊपर सीढ़ियों पर टंगी हुई, नीचे काम में तन्मय डोलती हुई। फर्श पर मिट्टी से बने खेतों की सी छोटी छोटी क्यारियाँ, सभी में भरा हुआ पानी ऊपर तक लबालब। उसी गंगा में जूते भिगोते ही तो वे वसुधा के साथ अंदर पहुँचते थे। सब देख सुनकर उनका चेहरा उतर गया। क्लर्क तरस खाने लगा। ऐसा करो, उन साहब से मिलो, शायद आपका काम आज ही हो जाए। वे लपक कर उस सीट पर पहुँचे। आप सोमवार को आ जाओ तो तसल्ली से आपका काम कर देंगे। उसी दिन वादा करते हैं। फिक्स पर ऋण की औपचारिकताएं भी तो कम नहीं होती। जमा करना हो तो 5 मिनट नहीं लगते। कहकर वह लाचार हो उठा। मैनेजर कहाँ हैं? वे अफसरी लहजे पर उतर आए। अभी अभी गए हैं बाहर, जरूरी काम से। सपाट सा उत्तर मिला। वे चुप बैठ गए, हताशा की परिधि में समाये। तनाव के नीचे दबे हुए कुछ थरथराए से और कोई युक्ति नहीं। उन्होंने बाबुओं को चारा डालकर ललचाने का यत्न किया। कैसी बातें करते हैं आप? यदि हो सकता तो हम आज ही न कर देते आपका काम। अच्छा, आपके बैंक में कोई हरीश काम करता है? हरीश कुमार गुप्ता? हाँ, आप जानते हैं उन्हें? हरीश नाम सुनते ही वसुधा के मुख पर प्रश्नवाचक चिन्ह उभर आया। कौन हरीश? अरे वही मुरली, अपने हरिशंकर चाचा का। किसी ने बताया था कि इसी बैंक में लग गया है। हरीश नाम है मुरली का।
वसुधा मन में सोचती रही। सफ़ेद कमीज पैंट पहने कद्दावर छरहरा युवक सामने आकर खड़ा हो गया। ताजगी भरा खिला हुआ चेहरा। भाभी, भाई साहब, हर्षित विस्मित स्वर। वसुधा को तुरंत पहचान गया वह। पाँव पर झुककर उसकी आंखें भाव से चमक उठी। गुप्ता जी, ये बेचारे बड़ी देर से आए बैठे हैं, ऋण लेना है आज ही। बैंक की ये हालत। हरीश का सहयोगी उसे पूरी स्थिति समझा रहा था। महज संयोग था कि मुरली उसी बैंक में मिल गया। देवदूत की तरह निस्सीम मरुस्थल में स्वच्छ शीतल प्रताप सा अनुपम को आरामदेह कुर्सी देकर आत्मीय वरिष्ठ स्वजन की तरह बैठ गया। भाभी के लिए स्वयं कुर्सी खोज कर डाल गया। चपरासी से बीच बीच में कोल्ड ड्रिंक, चाय, कुछ खाने को लाने के लिए कह गया। स्वयं उस सीमित पलक झपकते समय में रजिस्टरों की खोज करता पसीने में नहाता रहा। फॉर्म भरकर संबंधित लोगों के हस्ताक्षर कराने को मिन्नतें करता रिरियाता एक से दूसरे पर भागता रहा। कमीज भीग कर पूरी पीठ से चिपक गई। हुमस भरी दम घोटू गर्मी में कभी वहाँ वसुधा उसे हुमस भरी दम घोटू गर्मी में माथे पर पसीने की धार अबाध गति से बहती रही। कभी यहाँ कभी वहाँ। वसुधा उसे मुंह सुखाए दौड़ते भागते देखती रही। किस लिए ऐसी जीत तोड़ मेहनत? किस लिए अपने बूते से बाहर की पुरजोर कोशिश? किस बात का बल प्रतिदान कर रहा है ये? बरसों पहले जब ये हमारे यहाँ आया था, भयंकर शीतलहर थी। ओले गिरने के बाद की सनसनाती तेज हवा कपड़ों के मोटे लवादों के बीच से शरीर छेदती हुई। 9 बजे तक सूरज नहीं दिखता था। घड़ी 2 घड़ी को उदय भी होता तो ठंडा पीला कमजोर सा, अस्तित्व विहीन। चारों ओर धुंध की चादर से ढका निस्सीम संसार। कोई पाखी पखेरू न दिखता। आदमी सड़क पर चलते बौने से हो उठते, ठंड से सिकुड़े हुए। अखबार में छपा था, पिछले 50 वर्षों से ऐसा शीत नहीं पड़ा। ऐसी ठिठुरती सुबह के धुंधलके में द्वार पर दस्तक हुई, बहुत हल्की शालीन। उसके ठीक पश्चात घंटी का अनायास नन्हा सा स्वर, जैसे किसी का हाथ अनजाने ही स्विच बटन पर धर गया हो। भ्रम हुआ कि सचमुच द्वार पर कोई है या यूं ही। वसुधा ने शॉल चारों ओर से कसकर लपेट ली, फिर सीधी खड़ी होने में देह साथ नहीं दे रही थी। सिकुड़ी सिमटी दरवाज़ा खोलने चल दी। किवाड़ के दोनों पल्लों के बीच खड़ी वह आगंतुक को कुछ पल देखती रही, निर्निमेष अपलक। चीन्हे का भरसक प्रयत्न। पहचान मजबूत थी। मुरली होना। उसने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। मैंने तुम्हें बच्चा देखा था, छोटा सा, तुम्हारे बचपन में। भाभी, कहता हुआ वह वसुधा के पांव पर झुक गया। उसके होठों पर रंग ठंड के कारण गहरा जामुनी हो गया था। बोलते समय दांत स्पष्ट किटकिटाहट में बजने लगे। बेनाप लंबा सा रेतीले रंग का जीर्ण स्वेटर, जगह जगह से छेददार। बालों में भोर के गीले कुहासे की धुंधुआई सफ़ेदी, महीन बर्फ की दानेदार परत। रह रहकर प्रकंपन की ठंडी फुरहरी उठ रही थी उसके शरीर में। 14-15 वर्ष का वह किशोर बालक बड़ों के से गांभीर्य में सिमटा प्रौढ़त्व के भार से दबा था। अंदर आ जाओ। वसुधा के मन की ममता छलक पड़ी। वह ठिठका ही रहा, सहमे सस सावक सा। आ जाओ ना। दृढ़ आग्रह पर वह सुगबुगा उठा। गीले रेत में सने लिसड़े हुए सैंडल संकोचमय स्थिति में डूबा बाहर ही खोलने लगा। झिझके हुए नत नेत्रों से फर्श को टटोलता वह अंदर कमरे में सरक आया। वसुधा ने हाथ से बैठने का संकेत दिया। वह पल भर सोफे के पास पड़ी कुर्सी को घूरता रहा। दूसरी बार हुक्म पाकर सिकुड़ कर बैठ गया। कैसे आए मुरली? साधारण सा प्रश्न था, मगर आत्मीयता भरी अनुगूंज से सराबोर हुआ। वह मुख पर घिर आए संकोची भावों से पल भर को मुक्त हुआ। सहज भाव से कुर्सी के हत्थे पर अपनी ठिठुरी हथेलियां फेरता रहा। शायद कहने के लिए शब्द संयोजन कर रहा था। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, फिर बातें होंगी। वसुधा मथुरा में छूटे अतीत से जुड़ने की हिलोरमयी उत्फुल्लता में जल्दी जल्दी पांव बढ़ाने लगी। वह रसोई घर की ओर मुड़ी ही थी कि भाभी, सहसा मुरली का भर्राया स्वर गूंजा। वह पलट पड़ी। भाभी, बाबूजी। आवाज़ अधिक भारी हो उठी, अवरुद्ध कंठ से भिजी हुई। क्या हुआ बाबूजी को? वसुधा का चिंताग्रस्त विस्मित प्रश्न। बच पाएंगे कि नहीं, उन्हीं को लेकर तो। कहते कहते उसकी आंखें तरल हो आई।
घनी पलकों के बीच से मोती सी सफ़ेद बूंदें पानीदार राह बनाती हुई कपोलों पर ढुलकने लगी। मुरली सांत्वना भरी हथेली का उष्ण आत्मीय स्पर्श पीठ पर महसूसते ही उसके भीतर के धीरज की दीवार एकाएक ढह गई। वह जार जार रो उठा। बरसों का अंतराल पल भर में पिघलकर वसुधा को बच्चे से जोड़ गया। कहाँ हैं बाबूजी? यहीं मेडिकल इंस्टीट्यूट के बाहर। गहरी हिचकी के बावजूद ये वाक्य के टूटते खंडों को जोड़ने का प्रयास कर रहा था। अकेले नहीं, साथ में माँ है। उसने हथेलियों से आंसू पोंछ लिए। नाक लाल थी, जुकाम जैसा हो गया। करुणा में समाई वसुधा चाय का प्याला उसके हाथ में थमाकर अपने बेडरूम की ओर दौड़ सी गई, जहाँ अनुपम रजाई में दुबके अखबार देख रहे थे। ब्लोअर गर्म हवा फेंक रहा था निरंतर। कमरे का तापमान बाहर की अपेक्षा आरामदेह था। सुन्न हाथ पाँव में चेतना का आभास कराने में सक्षम कौन था? अनुपम के चेहरे पर जिज्ञासा फैल गई। मुरली हैं अनुपम, कहते कहते वसुधा का मन भर आया। करुणा उमड़ने लगी। कौन मुरली? प्रश्नात्मक स्थिति में उलझे अनुपम की भवों के बीच की जगह सिकुड़कर मोटी हो गई। बेही मुरली, अरे वे जो मथुरा में अपने पड़ोस में रहते, मीरा के छोटे भाई। इतने सवेरे? असमय किसी के घर का द्वार खटकाने की धृष्टता पर अनुपम के मुख पर क्रोध मिश्रित अचरज की तीखी रेखा खिंच गई। वे फिर अखबार के भीतर सिमट गए। देश विदेश की खबरों को आत्मसात करते हुए परेशान हैं बेचारे। उनके बाबूजी विकट बीमार हैं अनुपम, यहीं मेडिकल में बिठा आए हैं। अनुपम ने तनिक देर को अखबार से सिर निकाला, फिर यथावत समाचारों में तन्मय हो गए। साथ में चाची जी आई हैं। मैं अनुपम द्वार पर बिछाई गई उपेक्षा को फलांग कर अपनी रौ में बही चली जा रही थी। अनुपम ने अखबार के पीछे से सहसा चेहरा उठाकर उसके आगे तान दिया। आंखों में गहरे सोच की झाइयाँ मंडराने लगी। उन्हें उसी मुद्रा में छोड़ वह उठ आई, दुश्चिंता में डूबे उस बालक के पास। भाभी, भाई साहब, तनिक मेरे साथ। अधूरा वाक्य छोड़ वह आशा और आतुरता से उसे निहारने लगा। बुझी आंखें चमक आईं। वसुधा फिर उल्टे पांव अनुपम के पास लौट गई। अनुपम, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ ना, अखबार फिर पढ़ लेना। मुरली के साथ जरा अस्पताल तक। तुम तो सब डॉक्टरों को जानते हो, थोड़ी सहूलियत। पति से अधिकारपूर्वक कहकर वह स्वयं रसोई में चली गई। बेचारे भूखे प्यासे सर्दी में ठिठुरते। हाय राम, सोचकर महरी को बर्तनों से हटाकर हाथ धोकर आटा गूंथने का आदेश दे डाला और स्वयं सब्जी काटने में लग गई। ड्राइंग रूम में वसुधा की निगाह गई तो मुरली के पास सामने ही गाउन की जेबों में हाथ गरमाते हुए अनुपम खड़े दिखाई दिए। वह तनिक आश्वस्त हुई। अनुपम, कुशल मंगल, आपत्ति विपत्ति की खबर लेंगे तो आत्मविश्वास बंधेगा बालक को। हम क्या कर सकते हैं भाई? करना तो डॉक्टर को ही है, करना तो डॉक्टर को ही है। अनुपम ने सपाट बेलाग वाक्य सहानुभूति से अछूते आलू की त्वचा छीलते वसुधा के हाथ सहसा थम गए। मैं चलता तेरे साथ, पर ज़रूरी काम है मुझे। तू ऐसा कर, कैजुअल्टी में दिखा ले। मरीज सीरियस होगा तो वह स्वयं भर्ती कर लेंगे। मैं डिपार्टमेंट से फ़ोन कर दूंगा। अपनी बात कहकर अनुपम कुर्सी पर बैठे कमरे में सजी एंटीक सीनरीज और शो पीसेज पर तैरती निश्चिंत दृष्टि का व्रत बनाते विरक्त भाव से बैठे रहे। मुरली मूक बधिर सा, वह स्तब्ध, अवसन्न, असंभावित, नितांत रूखापन। अनुपम का एक गहरे टूटते तार सा लटकता आश्वासन। कल्पना नहीं की थी ऐसी। पति के विरक्त भाव पर एक पल को विश्वास नहीं कर पाई वह। क्या कह रहे हो अनुपम? चाचा जी, सिर्फ एक मरीज और कुछ नहीं। इस बच्चे को कौन पूछेगा इतने बड़े अस्पताल में? मरीजों की धक्कम धक्का, परिचारकों का जन समुद्र। तुम चले जाते तो। एक ओर को ले जाकर उसने चिरौरी मन भरा मनुहार कर उसकी बाहें थाम ली, आत्मीयता से, अधिकार से। इसमें पूछने न पूछने की कौन सी बात है? इतनी दूर से बाप को लेकर भी तो ये बालक ही आया है। इमरजेंसी में दिखा लेगा। उन्होंने साधारण तर्क की छुरी पर धरकर पत्नी के गहरे अपनत्व को उड़ा दिया। अनुपम, ये कोई सड़क चलते राहगीर नहीं। अपने घर से घर मिला था इनका। सज्जे जे सज्जा, फिर अपनी बिट्टू इन्हीं के हाथों। याद है कुछ शीत सरकती रात को दाई के लिए भागे फिरे थे चाचा जी। तुम भी कब कब की पुरानी बातें उखाड़ कर बैठ जाती हो। समझती क्यों नहीं? एक बार अपनी जिम्मेदारी पर मरीज भर्ती करा दो फिर बस सुबह शाम हर समय वह तुम्हारा खाना पीना,
जीना हराम कर देगा। आज दवा नहीं, कल डॉक्टर से कह दो, ध्यान से देखें, खाने का प्रबंध, रहने का इंतजाम, 100 झंझट। कौन करेगा ये सब? बेबात का बवाल, बेमतलब, मुझे और भी काम है अपने। अनुपम ने लंबा सा क्षुब्ध भाषण देकर बलपूर्वक उसके हाथों से अपनी बाँह खींच ली। वह मूर्ख सी देखती रह गई। अनुपम को एकटक इतना गूढ़ ज्ञान, सही समीकरण, दुखद आश्चर्य और विस्मय भरा खिसियापन आत्मा को कांच की तीखी धार सा काटता चला गया। अब तक पाला हुआ व्यामोह मुलम्मे के कठोर सलाख से उतरता चला जा रहा था। शेष क्या था? अकथनीय कचोट, आस्था को ध्वस्त करता अव्यक्त गणित ज्ञान। लखनऊ से अनुपम के मित्र के कोई दूर के रिश्तेदार के बीमार मामा आए थे। तब तो ऐसा नहीं हुआ था। पूरा असबाब उन्होंने हमारे घर पटक दिया था। दर्प भरी उनकी पत्नी के नाज नखरे अलग, ड्राइवर नौकर चमचों की जमात। सुबह उठकर दसियों बार तो चाय बनती, फिकती फिर बनती। नाश्ते में 12 बज जाते। फिर अस्पताल खाना ले जाने उनका नौकर 1:30 बजे ही सिर पर सवार हो जाता। अनुपम चक्कर गिन्नी की तरह कभी डिपार्टमेंट तो कभी घर घुमेर खाते रहते। पालतू पशु से उन्हीं के हुक्म पर उठते बैठते। एक बार भी माथे पर शिकन नहीं देखी थी। वह भी झुंझला उठती, क्या है, जैसा हम खाते हैं ये नहीं खा सकते, बच्चे छोटे हैं, क्या क्या करूं? अरे भाई, भारी ओहदे पर हैं, मंत्रियों को भी नचा दें, ऐसी पोस्ट है इनकी। होटल का खाना कितने दिन खा सकता है कोई? इस समय संकट में है, हमारा कोई काम पड़ेगा तो आनन फानन में अनुपम उसे समझाते, पर आज ड्राइंग रूम की ओर बढ़ नहीं पा रही थी। जहाँ खड़ी थी उसी सीमेंट के फर्श से चिपके पाँव न उठते थे। कैसे जाती उस आगंतुक के समीप जो सहज विश्वास बांधे इस देरी पर बैठा था। डॉक्टरों से अधिक आस्था का वह अनुपम पर टिकाए बीमार ढहते पिता के साथ मथुरा से यहाँ तक आपत्तियाँ झेलता सहता विपदा का मारा आया था। अपनी ओर आती हुई पाँव की आहट पर कान लगाता हुआ आतुरता से अनुपम की प्रतीक्षा में उठने की सी अधर मुद्रा में कुर्सी पर टिका था। मुरली, तुम चलो, कैजुअल्टी लिखा है ना जहाँ, वहीं। दरबान से पूछ लेना डॉक्टर कहाँ है। वह उसे कैसी सतही बातें समझाने का प्रयत्न कर रही थी, जैसे किसी अनजान राहगीर को उसके गूढ़ गंतव्य की ओर उंगली दिखाकर तटस्थ भाव से अपने घर की ओर चल दी हो। भाई साहब कब आएंगे भाभी? जिस प्रश्न का उत्तर बसदा के पास नहीं था, उसे की अधीरता से वह उसके समक्ष पसार बैठा। भाई साहब को बड़ा जरूरी काम है मुरली, आवश्यक मीटिंग। वह किसी तरह उसके प्रश्न को फलांग गई। वह बेहद हताश हो उठा। सूनी सपाट आंखों से पनीली परत उतर आई। फिर नमस्ते भाई साहब, अंदर की ओर से चले आ रहे अनुपम की ओर हाथ जोड़ लिए। भाभी माँ मिलने को कह रही थी। सीढ़ियों पर उतरते उसे अचानक याद हो आया। वह इस घर से मिले परायेपन के कसैले स्वाद को गले में उतार कर भी आत्मीयता जोड़ने में लगा था। हाँ न, कुछ भी नहीं कह पाई वह, केवल कातर भाव से उस निरीह भोले बालक को देखती रही जब तक वह सीढ़ियाँ उतरा, जब तक कि वह सड़क के ठंडे धुंधलके में खो नहीं गया। अनुपम के जाते ही कटोरदान में पराठे भरकर अस्पताल की ओर भागी थी वसुधा, तेज चाल और भीतर उठ रहे चक्रवात से हाँफती हुई। सांस जुड़ती न थी। भरी ठंड में अंदर से गर्मी का भभूका सा उठने लगा। ज़्यादा दूरी नहीं थी, केवल एक सड़क को पार करना था। फिर भी सांसों की तेज धौंकनी हाँफते हुए कैजुअल्टी में घुस गई। डॉक्टर साहब, हरिशंकर नाम का कोई मरीज, हरिशंकर गुप्ता कहाँ है? स्वर अंत में रिरिया उठा। डॉक्टर जब तक रजिस्टर में नाम खोजते तब तक कैबिनों के पर्दों को उठा कर देखने लगी। 1 2 3 नहीं, चौथे पर्दे के पास आंखें ठिठकी रह गईं। पत झिन्ना तार धोती में लिपटी बुढ़ियाती कमजोर काया उसे चाची जी की अनुकृति सी लगी। रोगी पर झुकी हुई वृद्धा उसके कान के पास मुंह ले जाकर पूछने का प्रयत्न कर रही थी। वह पल 2 पल अनचीने भ्रम में खड़ी रही। धीरज नहीं बन सका। पीछे से पीठ छूकर अपनी ओर उन्मुख करने का झिझकता सा प्रयास। सहसा बुढ़िया माँ पलटी। चाची जी, अनायास ही मुख से निकल पड़ा। त्वचा में लिपटे अस्थिपंजर को निस्संदेह वह पहचान गई थी। पल भर ठहर कर पाँव पर झुक गई। वे अपलक पहचानने के प्रयत्न में खड़ी
निसंग दृष्टि से निहारती रही देर तक। फिर बहू तू अकेली, अनुपम नहीं आयो? इतने सारे प्रश्नों का सुदृढ़ उत्तर वसुधा के पास था ही कहाँ। बस इतना ही, हाँ चाची जी मैं। बहू तेरे चाचा जी, वे उनकी ओर इंगित करके कपकपाते स्वर में रोने लगी, बेकल वेदना से छटपटाती सी। क्या कहकर धीरज बंधाती वसुधा, सजल आँखों से कभी उन्हें देखती कभी चाचा जी को। मोटी नसों के जाल में बंधे उनके हाथों को खड़ी खड़ी सहलाती रही। चाची जी ये कठोर दान आगे कर दिया। जामे कहा है बहू, उनकी मध्यम सी आवाज़, ऐसे ही कुछ थोड़ा सा खानो है। खाना तो हम घर से बनाए लाए बहू, तू काहे को दिक्कत में पड़ी बेटा। आद्र भाव झुर्रियों के बीच फैल गया। सांझ को अनुपम के लौटने पर वसुधा ने उनके बिना पूछे की सारी व्यथा कथा सुना दी। वे मूक श्रोता बने सुनते रहे ध्यानपूर्वक। कटोरदान में खाना ले जाने वाली बात के मुहाने पर एकाएक अनुपम के चेहरे की नसें तन गईं। वे भभक उठे, नाक क्रोध में उठने गिरने लगी। ऐसा करो, तुम वहीं जाकर रहने लगो उन्हीं के साथ, यहाँ लौटकर ही क्यों आई। अपरिमित आक्रोश का उफनता ज्वर, अप्रत्याशित से वे अर्थ रोष में दहल कर रह गई। अनुपम क्या कह रहे हो तुम? बस 4-6 रोटी और बस। क्या इतना ही तो, और कुछ नहीं? 4-6 रोटी की बात नहीं है, गलत लिफ्ट दे रही हो तुम, व्यर्थ में मुंह लगा रही हो। कौन है ये हमारे जो मुंह उठाए यहाँ चले आए? कौन लगते हैं हम इनके? बोलो, ना उठने की तमीज़, ना बोलने का शऊर, कंजर साले। घर में नाप सन्नाटा पसर गया। हर कोना स्तब्ध, हर दीवार सहमी हुई। कानों में सनसनी के बेरोक चक्रवात। बच्चे अनुपम की गुर्राहट भरी गर्जना सुनकर सिकुड़ कर बिस्तर में दुबक गए। बिट्टू किताब निकालकर पढ़ने का नाटक करने लगी। मनु क्षोभ भरी आंखें पापा पर गाड़ कर पलक झपकाना भूल गया। हत प्रभा वसुधा वहीं जम सी गई बर्फ की तरह। न कहने को कुछ था, न समझाने को। अनुपम ऐसी करुणा विहीन कठोर पाषाणी छाती के भीतर सांस लेते होंगे, उसने कभी सोचा न था। रात भर सम्मिलित बिस्तर पर पड़ी आंसुओं से तकिया भिगोती रही। इतना हक नहीं कि 2 रोटी किसी को गृह स्वामिनी का आहत स्वत कुचले नांग सा बार बार फुफकार भरता। लेकिन अगले दिन किसी काम में उसका मन नहीं लगा। मुरली का केवल बेबस उदास चेहरा, चाची जी की झुर्री भरी सूरत पर याचक सी 2 आँखें और चाचा जी की रुग्ण कंकाल काया, उसके मन पर तस्वीर सी छप गई। उसके पास अस्पताल में अधिक आना जाना ना हो सका। पावों के आगे स्तर की सीमा रेखा खिंच गई। मन बार बार अग्नि रेखा लांघना जाना चाहता था, लेकिन मुरली बार बार घर आने लगा तो चाची जी रोज़ सवेरे नहाने धोने को दरवाज़ा खटकाने लगी। तब इन्हीं विचारों के नुकीले अंकुश राह रोक लेते। अनुपम की चबा जाने वाली नज़रों को झेल पाना, अतिथि के अपमान की आशंका उसके पाँवों को देहरी के पीछे धकेल देते। काम समाप्त करके स्वेटर की सलाइयाँ उतारने वह बालकनी में फैले धूप के नन्हे टुकड़े पर जा बैठी। तभी दरवाजे पर हल्की सी थपथपाहट हुई। वसुधा के कान चौकन्ने हुए। फिर वही दोहराव। द्वार खोला। सामने एक सीढ़ी उतर कर चाची जी खड़ी थी। नीचे से ऊपर तक देखती रही। उनके पाँव में रबड़ की पुरानी गठी चप्पल, मटमैली धोती, सूती चादर लपेटे हुए, झुकी हुई मुट्ठी भर कदमें सिमट गई वृद्धा। आओ चाची जी। वसुधा ओठों में बुदबुदाकर रह गई। ना कहकर बुला सकी, ना हिलकर मिल सकी। सहसा अपनत्व को रोंता एक दुर्वेद प्राचीन ऊँट खड़ा हुआ, जिसमें कैद मोह माया से पनपते विद्रोह को पीती हुई। कहाँ मथुरा से चली थी तो 100 बार कहकर आई थी चाची जी, दिल्ली आना, अपनी बहू के घर को अपने चरणों से पवित्र करना। माँ और सास तुम ही तो हो चाची, बस तुम। वे कुर्सी पर बैठने में अचकचा रही थी। वसुधा ने कंधों से पकड़कर हठात बैठाने का प्रयत्न किया। कमरे में चारों ओर नजरें फेरती वे सिहा उठी। संतोषी भाव चेहरे पर उभर आए। कुछ मधुर बोल, बड़ो अच्छो हैरी बहू, हमारो अनुपम सब खूब फूले फले, हजारी उम्र लगे भगवान। तू राजरानी बनी रहे, बेटी बालक बने रहे। आशीषों की बौछार के बीच में भूले बिसरे आह्लाद में आकंठ डूब गई। दुखी भावों में एक पल को पल्ला झटक बैठी। बिट्टू कहाँ है बहू? वे चाव और लाड से पूछ रही थी। स्कूल गई है चाची। और मुन्ना? वे मनु के लिए पूछ रही थी। चाची, अब चाचा की तबीयत कैसी है? वसुधा ने बीच में ही उनकी बात काट दी। जाए लिए आई हूँ बहू,
तू कहाँ ढूंढेगी फिर। उन्होंने सलूका की जेब से एक पर्ची निकाल कर उसके समक्ष रख दी। लिखाई मुरली की होगी, वार्ड D2, बेड नंबर 36, दूसरी मंजिल। चाय का गिलास थमाकर मैं उनके पास बैठ गई। वे पति की बीमारी को लेकर दुखद बीच बीच में रोने लगती। मथुरा आगरे के सब अस्पताल छान मारे बहू, पर रोग की जड़ नहीं पकड़ पाई। कोई जाने मिट्टी कौन सी विष बेल शरीर में फैल गई। मुरली अकेलो कहाँ कहाँ करे। जैतो महीनन से काम पर नहीं गए। मीरा को घर छोड़ के आई हूँ, सिलाई कटाई करके एक बखत की रोटी। कहते कहते उसकी हिलकी बंध गई। अंदर तक वे टूट चुकी औरत को वसुधा तसल्ली देती रही, बेबात का धैर्य बनाती रही। अनुपम के लौटने का समय हो चला था। अदृश्य धुकधुकी चिंताकुल संभावनाएं मैं चाची जी को विदा करने की हड़बड़ी में थी। बहू जाए तू धर ले, वहाँ अस्पताल में कहाँ कहूँ चोरी चकारी हो जाए। उन्होंने पुरानी घिसी मैली सी जंजीर वसुधा के हाथ में धर दी। दवा दारू को का पतो कितने दिन लगे। वे जंजीर की पूंजी पर आश्वस्त थी। सीढ़ियाँ उतरने में उन्हें अनायास याद हो आया, बहू एक भगौना होएगो, कोई कंडम सो पुरानो। वह दौड़कर रसोई से हैंडल वाला भगौना उठा लाई, जिसे देखकर वह तनिक सकचाकर बोली, जी तो बहुत अच्छो है, खराब हो जाएगो। कोई पुरानो जो तुम्हारे काम को ना होए। आप ले तो जाओ। वसुधा बीच में ही भूल गई। वह उन्हें दूर तक छोड़ आई, सड़क पार तक। चाची जी कहा करती थी कि मुरली की बहू तो न जाने कब आवेगी और कहा करेगी। वसुधा है मेरी बहू, मेरी बेटी, सोचते हुए लौटने लगी। बच्चे आ चुके थे। मम्मी पापा आप पर क्यों चिल्ला रहे थे? कौन थे वे जो सवेरे सवेरे आए थे? बिट्टू निरंतर पूछे जा रही थी। कोई उत्तर न देकर वह खाना गर्म करती रही। आप अस्पताल में उन्हें खाना देकर आई थी मम्मी? अच्छा किया, वे भूखे होंगे ना। उनका घर यहाँ नहीं है ना। वह बच्ची का मुख देखती रह गई। ये तू कह रही है मेरी बच्ची? वसुधा ने बिट्टू का चेहरा हाथों में भरकर चूम लिया। पर अभी तू छोटी है बिट्टू, निरीह भोली, बड़ी होकर तू भी। उसके निश्वास बच्ची के गालों पर जलती ऊष्मा बिखेर गए। वसुधा का मन ना माना था। पाँव उसी ओर बढ़ गए। सड़क के किनारे खड़ी थी। आता जाता ट्रैफिक, कार बसों की सीधी सांप सी कतार बेअंत। दाएं बाएं देखकर सड़क पार करती हुई वह अपनी राह में चली जा रही थी। अस्पताल के बाहर पटरी पर निगाह बरबस ठहर गई। 3 ईंटों के बने चूल्हे में इधर उधर से बीनी हुई पतली कांटेदार लकड़ियाँ, धुंधुआती आग की लपटें और ऊपर वही भगोना चढ़ा था जो चाची जी को दिया था। पीला पानी उफन कर किनारों को छू रहा था। पास ही बैठी एक ग्रामीण लड़की कौओं को उड़ाने में लगी थी। वसुधा खड़ी थी कि चाची जी आ पहुँची। बहू तू कहाँ जा रही है बेटी? बहू तू कहाँ जा रही बेटी? उसके लिए दाल बनाई है बचिया। वे भगोने की ओर संकेत कर रही थी। अब जीवे की आस नाय बची बेटी। कह रहे कि गंगा देई तू अपने हाथ से दाल बनाए के खवाए दे। चाची मैली धोती के छोर से आंखें पोंछ उठी। फूटे कांच, ठुकी अलग्न दीवार। उसका घर इतना पास और चाची जी शीत सरकते कुहासे के बीच चौड़े में चूल्हा धरे उदास उच्छ्वासों में घिरी वह घर लौट आई। अनुपम जा चुके थे। शीघ्रता से भागकर रसोई में गई वसुधा और 2 प्याले चाय हाथ में लिए पति के पास जा बैठी। वही गई थी अस्पताल? अनुपम का प्रश्नात्मक स्वर स्वाभाविक सरल था। हाँ, सहज भाव से स्वीकार किया उसने। कैसे हैं अब? पता नहीं, मैं तो अस्पताल के बाहर से ही लौट आई। चाची जी वही मिल गई थी। अनुपम की नरमाई सहज पकड़ देख वह सब कुछ बता देने का दुस्साहस कर बैठी। भगौना देने के संतोष से लेकर उबलते पीले दाल पानी की करुण गाथा तक सब सुना डाला। तू भी देख आते अनुपम नितांत भाव से तुम भी देख आते अनुपम, नितांत भोले भाव से दिया मशवरा। ऐसा करो, तुम उठाओ सामान, जाओ यहाँ से। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। दिस इज माई हाउस, अंडरस्टैंड? अनुपम का आकस्मिक स्वर प्रहार विस्फोट धमाके सा नीचे सड़क से जा टकराया। गली में चलते लोग ठिठकने लगे। उन्हीं चमारों में बैठो जाकर
पकड़ लाओ मथुरा से आगरा से, तमाम कंगले आ जाएंगे। कोढ़ी दरिद्री करवाओ सबका इलाज, उस गंदी गली में पैदा होकर क्या करे। सारे मोहल्ले का ठेका लिया है मैंने। निरंतर फटते दहकते ज्वालामुखी के समक्ष अपराधनी सी खड़ी भस्म हुई जा रही थी वह। आखिर क्या हो गया तुम्हें अनुपम? ये लोग तो इतने तंग भी नहीं करते जितने वे लोग। इस 2 टके के आदमी से उनका मुकाबला। समझती हैं वे कौन थे? बड़ी इंसानियत की पैरोकार बनी फिर रही है। घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। जा वहीं बैठ फुटपाथ पर उन्हीं के साथ। उनका क्रोध निकृष्टतम रेखा लांघने लगा। अनुपम की अमानवीय चीख से बिट्टू जार जार रो उठी। मनु चीख कर माँ की टांगों से लिपट गया। क्रोध और अपमान के मिले जुले विष को घूंटती वह ड्राइंग रूम में भागी थी। मुरली खुले दरवाजे से ड्राइंग रूम में कब चला आया। बसदा देखते ही चौंकी। वह अबाक पर फटे क्रौच सा, आशा विहीन दरिद्र, विपत्तियों के उत्पीड़न से आक्रांत। वह मिल नहीं पाई थी तो माँ ने पीछे ही दौड़ा दिया। मुरली भाभी आई है, लौट के चली गई, तू ही मिल आ जाए के। बाबूजी को पूरा हाल चाल बताया। डॉक्टर अनुपम बात कर ले तो कुछ समझें तो सही, हमारी तो समझ में नहीं आवत कछु। वह उल्टा लौट गया, पीछे रह गया उसका निशब्द संभाषण। मौन दृष्टि से झरती पीड़ा वसुधा कटती चली गई। अनगिनत खंडों के बीच ब्याह कराई थी। एकाकी सूना घर, सास न ननद, जिठानी न देवरानी। निर्जन मकान में निपट अकेली दूसरे ही दिन से अम्मा ने भेजी है। अम्मा कह रही थी भाभी अकेली होगी, जा वहीं बैठना, भाभी का मन लगा रहेगा। 11-12 साल की बच्ची फ्राक पहने पास पड़े बोरे पर बेधड़क आ बैठी। कभी बसदा की साड़ी छू कर देखती तो कभी पायल के रोने को बजाने का असफल यत्न करती। बसदा मुस्करा देती, जवाब में वह भी मोहक मुस्कान बिखेर देती। मैं आपके बर्तन धो दूँ? अम्मा ने कहा था भाभी को काम नहीं करने देना, नई ब्याही है। वह पुरखिन बनी अम्मा के कथनानुसार रसोई में से जूठे बर्तन बटोर कर मांजने लगती। बहुत रोकने पर भी नहीं मानती। वह मीरा थी, मुरली की बड़ी बहन। रात को बातों के बीच अनुपम को मीरा की बात बताई तो कहने लगे, चलो ठीक है, तुम बोर तो नहीं हुई। भाभी अपना खाना न बनाना, अम्मा बना देंगी दोपहर को। अनुपम के आते ही मीरा थाली परोसे तौलिया से ढके चली आ रही थी। भाभी महावर लगा लो, मैं नायन को बुला लाऊं, मेहंदी लगा देगी। अम्मा कह रही थी आज करवा चौथ है, भाभी का व्रत है, भूखी होगी, संग में काम करा लेना। उनकी आत्मीयता बसदा को गहरे तक बांधती चली गई। अनुपम तो इस गली में जन्म से ही रहते थे, लेकिन वह मन से उपजे संबंध जड़ पकड़कर खड़े हो गए, पनपने लगे और धीरे धीरे सुदृढ़ता से खड़ा होता गया स्नेहिल शीतल छाँव का एक बट वृक्ष। इसी आवाजाही के बीच बिट्टू का जन्म हुआ। चाची ने पूरा ध्यान रखा। कपिला गाय सी हुए गई बहू, बोल तेरो का खाए को मन है, वे पूछती और बसदा तुरंत बोल उठती, अरबी का पानी वाला अचार। प्रसव वेदना में वे उसके साथ थी, उसे पकड़े हुए। अय मेरे परमात्मा, विधवा महतारी की अकेली धिया है, निर्वार जल्दी मेरे परमेश्वर। प्रसव वेदना में वे उसके साथ ही थी, उसे पकड़े हुए। ये मेरे परमात्मा, विधवा महतारी की अकेली धिया है, निर्वार जल्दी मेरे परमेश्वर। चाची भगवान से पूरे वक्त गुहार करती रहीं। फिर तो बिट्टू का नहाना धुआना, काजल टीका सब बेगी करती। मेरे हाथ से काजल लगाए के आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी मीरा की तरह, वे कहती और बसदा अनिर्वचनीय आनंद में समा जाती। बिट्टू की आंखें मीरा जैसी हिरनी की तरह बड़ी बड़ी नीलम जड़ी। शाम को चाचा जी प्रेम खींचते हुए बिट्टू को सकरी महीन गली से निकालकर द्वारकाधीश मंदिर के द्वार तक घुमा लाते। बिट्टू गुड़िया की तरह प्रेम में बैठ जाती। वह उसे छज्जे पर खड़ी दूर तक निहार कर सिहाती रहती। अनुपम आए दिन साक्षात्कार के चक्कर में बाहर रहते। चाची जी उनका चिंतातुर चेहरा देखकर तुरंत कह उठती, फिक्र मत करियो अनुपम, हम हैं यहाँ, बहू अकेली न रहेगी बेटा, मीरा सो जाएगी, मैं सो जाऊँगी, नहीं तो बहू यहाँ को ताला लगाए के हमारे घर सो जाएगी। अनुपम कभी मीरा के लिए सूट का कपड़ा ला देते, कभी चाची को इकलाई किनारी की धोती।
मुरली तो जब करेगो तब। अनुपम की लाई धोती पहरी है मैंने, बेहोश उठती, फूल भरती नई धोती का पल्ला बार बार सिर पर सरकाती। जाड़े आते ही मीरा भाई साहब को सूटर बुन दे, बिट्टू के मोजा बिन दे, बेटी को आदेश देती। होली को गुजिया बनाकर धर जाती, त्योहार को मुंह अंधेरे ही कढ़ाई चढ़ाकर कचौड़ी सेक डालती। मीरा जा भाभी को दे आ, बालक बारी है, काम धंधे में दोपहरी हो जाएगी, वह नाश्ता में खाए लेंगे दो जने। ऐसे ही दिन महीने साल निकल गए। मीरा की फ्राक सलवार भिगोते बिट्टू बड़ी होने लगी। एक दूसरे के लिए करते धरते दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अनुपम को नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला दिल्ली के लिए। भरपूर खुशी हुई, आंखों में रंगीन रोशनियां झिलमिलाईं। धरती पर सपने इंद्रधनुष खिंचे थे। विदा के दिन मीरा बहुत रोई, बसदा समझाती रही, पगली रोती हो, तुम आना वहाँ, मैं तुम्हारे भाई साहब को भेजूंगी तुम्हें लेने। फिर देखना चिड़ियाघर, लाल किला, कुतुब मीनार। अब हंस दो, चलो। चाची ने खाने का कटोरदान संग में बांधा, नाश्ते के लिए मठरी लड्डू बनाए। ले रही बहू आटो और घी, वहाँ जाते जाते ही नाश्ता पानी में उलझेगी। चलते समय बिट्टू को चूमा, उसका हाथ थुकथुकाया, नज़र उतारी। रिक्शा पर बैठने के पहले बसदा को छाती से लगाकर खूब रोई। वह भी रो रो कर उसका कंधा गीला करती रही। आसपास की औरतें आंखें पोंछती जुड़ गईं। वह बहू की विदा थी। विदा बेला का वह दिन और आज का मुहूर्त संबंधों के बट वृक्ष को चबाती स्वार्थ सोच की अमर बेल, सहृदय संवेदना को चूटता महानगर का विषैला दूषित प्रभाव और आपाधापी की निस्सीम दौड़ का सतत संयोजन कब अनुपम के मन को रेतीला रेगिस्तान कर गया पता ही न चला। क्या कुछ नहीं थे वे लोग हमारे? अनुपम से किस तरह पूछती। घर में मचे विप्लव के डर से अर्धांगिनी ने उसी तरह अंदर भींच लिए। घर में मचे विप्लव के डर से अर्धांगिनी ने उसी तरह अधर भींच लिए जिस तरह पति की भित्ति भेदी गर्जना पर बाहर के द्वार बंद करती फिरी थी। चाचा जी की दशा तो गंभीरतर होती जा रही थी। मुरली फिर 4-5 दिन नहीं आया। वह निस्सहाय न जाने कैसे वृद्धा माँ के साथ फटी बरसाती मोम जामा की छत तान कर कड़कती ठंड में फुटपाथ पर प्राणों को गलाता रहा होगा। कभी अधमरी हुई माँ पिता के साथ रहती होगी, कभी भीषण संकट के दलदल में फंसा मुरली। बसदा ऐसे ही कल्पना कर लेती। बस ऐसे ही एक दिन करुण अंत ने अपना पंजा फैलाया तो मुरली बेबस लाचार फिर उस घर की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ रात के समय दरवाजे पर खड़ा हुआ। आंखों में आंसुओं का लबालब ताल सा बन गया था। ओंठ फटकर कौर कौर से सूखी पपड़ी के नीचे खून रिसने से बनी गहरी लाल धारियाँ कोहनी और घुटनों पर तार तार बस्तरों में बड़े बड़े गोलाकार छेद। किसी भिखमंगे से बुरी दशा, दीन मलिन, शोक संतप्त, कच्ची गदराई उम्र में पाले के मारक प्रहार से उजड़ता सा। खुरदरी कलाई पर घड़ी अवश्य बंधी थी। भाई साहब, बाबूजी जा रहे हैं, आखिरी समय है, एक बार, बस एक बार। वह अनुपम के समय घिघिया उठा। जो होना है होकर रहेगा। हमारे जाने से ही क्या हो जाएगा मुरली? हमारे जाने से क्या हो जाएगा मुरली? अनुपम न जाने क्यों उस विक्षत हृदय से जवाब मांगा। अनुपम ने न जाने क्यों उस विक्षत हृदय से जवाब मांगा। शाश्वत सत्य के उपदेश तले दाब दिया उसे। कुछ नहीं भाई साहब, बस हमारी हिम्मत माँ को आपसे। वह आगे प्रयत्न करने पर भी नहीं बोल सका। बसदा अंदर जाकर झटपट चाची जी की जंजीर हाथों के बीच दबा लाई और मुरली की कमीज के जेब में डाल दी। यह तुम्हारी। मुरली तुम चलो, हम आते हैं। बसदा अनुपम के कुछ पूछने से पहले ही बोल पड़ी। अपनी वज्र देहरी से उसे हटा देने की चेष्टा में जुटी थी वह। ऐसी नरम स्थिति में पाषाण शिला पर माथा पटकने का क्या अर्थ? मुरली के जाने के बाद आखिरी समय है अनुपम। चलो, कुछ घट नहीं जाएगा हमारा। अब वे जीवित ही कहाँ रहेंगे जो तुम्हें परेशानी देते रहें। पति को पिघला दे लेने का अंतिम प्रयास कर रही थी। चल रहा हूँ। अनुपम का शीघ्रता भरा निर्विकार स्वर। बसुधा और अनुपम लिफ्ट की प्रतीक्षा किए बिना ही 2 मंजिल ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। देखो, आंखें खोलो, अनुपम आएगा। बहू ठाड़ी है, देखो तो सही। तुम कहते रहे कि अनुपम के पास लेके चलो, वही मेरो इलाज करवाए देगी। देख लो एक बेर।
चाची ने लंबी सांसें भरते चाचा जी का चेहरा हिलाया डुलाया। अनुपम गद्दे के नीचे से निकाल कर केस सीट देखने लगे। पलकें खुली, 2 बूंद पानी आंखों की कोर से इधर उधर ढुलक गया। न अधरों में कोई प्रस्फुटन, न हाथ पांव में कोई गति। ऑक्सीजन मास्क से सांसें दी जा रही थीं। मुरली सिर झुकाए खड़ा रहा। चाची धीमे धीमे सुबकती रही। थोड़ी देर रुककर दोनों चले आए। वसुधा रात भर जागती रही। गहरी नींद में सोए अनुपम को बीच बीच में हिला देती, मगर वे ठंड के कारण रजाई लपेट कर खर्राटे भरने लगते। अब तक तो खत्म हो गए होंगे, अनायास ही अनुपम कह उठे। फिर चाय का प्याला तिपाई पर टिकाकर अखबार देखने लगी। उसे लगा झकझोर कर कहे कि चलो वह अकेला बालक, लेकिन अंतर में समाया भय प्रताड़ना का संतरास उसे जड़ करता रहा। डिपार्टमेंट जाते समय होता आऊँगा। अनुपम का यह वाक्य सुनकर भी वह गूंगी बहरी बनी रही। घर रीता होते ही वह भागी थी। वार्ड D2 बेड नंबर 36। पता लगा कि चाचा जी रात ही डेड बॉडी। घर रीता होते ही वह भागी थी। वार्ड D2 बेड नंबर 36। पता लगा कि चाचा जी रात ही डेड बॉडी मर्चुरी में है। हड़बड़ाती सबसे नीचे की मंजिल में पहुंची। ले गए वे लोग डेड बॉडी। उत्तर मिला तो खड़ी की रह गई, निष्प्राण सी, स्तब्ध, शून्य। हड़बड़ाती सबसे नीचे की मंजिल में पहुंची। ले गए वे लोग डेड बॉडी। उत्तर मिला तो खड़ी की खड़ी रह गई, निष्प्राण सी, स्तब्ध। अस्पताल के मुख्य द्वार पर खड़ी रही, इधर उधर ताकती, कहीं मुरली कहीं चाची जी, पर कोई नहीं मिल सका। वही ग्रामीण बच्ची जो उस दिन दाल के भगोने के पास बैठी कौवे उड़ा रही थी, दौड़कर समीप चली आई। लाश ले गए मुरली भैया। टैक्सी के पैसा नहीं हते, सो हमारे बाबू के संग जाके अपनी घड़ी बेची और अम्मा जी की जंजीर। यही उस यूसुफ सराय में। अकबक अबसन्न वह खड़ी देर तक बौराई बाबरी सी, फटी आंखें शून्य में गाड़े, फिर भारी बोझिल कदम घर की ओर धरने लगी। आज ना दाएं देखा न बाएं, न जाने कैसे सड़क पार करती चली आई। कुछ तुड़े मुड़े नोट हथेली के बीच में पसीजते रहे। और आज बरसों बाद यहाँ अचानक भर्राता हुआ स्कूटर बैंक के अहाते में घुसा। हड़बड़ाहट में बसदा की तंद्रा टूटी। वह देर तक भौचक सी देखती रही, इधर उधर, जैसे कोई दुस्वप्न देखकर जागी हो। कुछ देर में समझ में आया कि वह बैंक में बैठी है। मुरली मैनेजर को साथ ले आया। वसुधा उसके कंधे पर हाथ धरे अनुपम का आह्लादी स्वर चहका। आनन फानन में सारा काम हो गया। रुपए गिनकर अनुपम ने बड़े जतन से बैग में धर दिए। मुरली ने उबार लिया अनुपम को गहन चिंताओं के अथाह सागर से। पल पल बढ़ते झंझावाती रक्तचाप के उच्च ज्वार से डूबती हुई धनराशि पर निकलते विकल प्राणों से। मुरली असीम उत्साह भरे अतिरेकी स्वर में कहे जा रहा था, भाई साहब, रास्ते में घर रुका था, माँ खाना बना रही थी आपके लिए। भाई साहब, रास्ते में घर रुका था, माँ खाना बना रही हैं आपके लिए। मगर अब इतना समय कहाँ। अनुपम ने निराधार बहाना खोजा। वे अजब सी अव्यक्त स्थिति में थे, जैसे आत्मा की गिरावट के ठूंठ में बन उगाए हों और वे उससे निकलने के लिए दुर्बल प्रयासों को टटोलते असमर्थ निस्सहाय हाँफने लगे हों। मैंने कहा माँ से, मगर वे मानी कहाँ। वह कह रही थी, बहू आई है, ऐसे ही बिना खाए पिए चली जाएगी क्या। फिर वही गलियां वही रास्ते बेहद सकरे, दीवार से दीवार जुड़ी हुई, छज्जे से छज्जे मिले हुए, मकान से मकान रगड़ खाते हुए नुक्कड़ पर ही हलवाई चाचा मिल गए। अनुपम बाबू है कहाँ, कहते हुए लपक कर गह लिया अनुपम को। खड़े पीठ सहलाते रहे, बिल्कुल ही दिल्ली वासी होकर रह गए भैया। पलवर रोक कर पत्ते के दोने में मिठाई बांधी मुरली को पकड़ा दी। अनुपम के साथ रख देना, बच्चे खा लेंगे। मुद्दत के बाद उस घर में प्रवेश किया। वही धुला पूछा ईंटों के खरंजे का आंगन, लोहे की लंबी सलाखों, द्वार, बड़े बड़े जंगल। चाची जी वसुधा उनके पांव पर झुकी। वे पल दो पल देखती रहीं, खड़ी हरसाती रहीं, मुख से असीमती सबरी सी भाव विभोर विहल गदगद, जैसे उनकी कुटिया में राम सीता ने पांव धरा हो। स्मृतियों में सजोए अनुपम की पसंद की
कस्बई व्यंजन बड़े मनोयोग से तैयार किए थे। बड़े जतन से परोसने लगी। उनका किया सत्कार, वह कृतार्थ भाव। बहू मीरा ब्याह भर देखती रही कि भाभी आवेगी। बहू मीरा ब्याह भर देखती रही कि भाभी आवेगी, भाई साहब आवेंगे। रोबत रही बहू तो याद करके, कारण तो मिलो होएगो तुम्हें। वसुधा निशब्द कंठ में बबूल की कांटों भरी सूखी टहनी अटक कर रह गई। अनुपम ने 100 का नोट पर से निकाला, चाची के हाथ पर धरने लगे। मीरा के लिए चाची, अब आए तो दे देना। डूबती आवाज़ महीन मध्यम हो चली, नहीं बेटा, मीरा जब मिलेगी तब दे दीजो, कहकर वे रुआंसी हो आई। चलने की बेला तक आंखें गीली थीं, बिलखने जैसी स्थिति। मुरली दिल्ली आना, तुम तो आते ही नहीं हो यार, चाची को लिवा लाना। अनुपम के मुख से निकला वाक्य हक लाकर उनके ओठों पर ही दम तोड़ने लगा। तो अभी आप सुन रहे थे मैत्री पुष्पा की लिखी कहानी कृतज्ञ। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।